सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। हमारी ज़िंदगी बस ऐसी ही है, शुरुआत होती है बिल्लियों से और दिन दिन का जो अख्ताम होता है वो भी होता है बिल्लों से। तो ये मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है क्योंकि जो चिमनी थी उसके ऊपर की चीज़ें मैंने हटानी थी क्योंकि उस पर मैंने क्रिसमस की चीज़ें रखनी थी। तो ये मैंने हटा दिया इनको। तो अभी बिल्ले हमारे बड़े तजस्सुस में कि ये क्या हो गया। बहुत फ़नी होती हैं बिल्लियाँ या बिल्ले। जब भी बाहर से वापस आओ सबसे पहले ये आपको पूरा टटोलते हैं और स्मेल करते हैं, आपके हाथ को स्मेल करते हैं। इट फील्स सो फ़नी। तो उनका तरीका होता है ये जानने का कि बंदा अपना है या पराया है। आज सुबह हमारे अपार्टमेंट में यार ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आग बुझाने का आला, उसको चेंज करने के लिए कॉलोनी के बंदे आए थे। ठीक है, आई मीन जिसका ये अपार्टमेंट है। तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, बिल्ला हमारा फ़ौरन शार्ट हो गया। बिल्ले को मैंने देखा भी नहीं, वो गायब हो गया। और मिनी आ गई दरवाज़े पर और अपना ऐसे सूंघने लगी कि कौन है, कौन आ गया दरवाज़े पे। तो मैंने खोला दरवाज़ा तो उन्होंने कहा कि मैम हमें 2 मिनट के लिए ना आना है और ये चेंज करना है। मैंने कहा जी बिल्कुल आ जाए। तो बिल्ला छुप गया और बिल्ला तब आया जब इसका अब्बा वापस आया काम से। तो बिल्ले सेंसिटिव भी बहुत होते हैं और ये एक इनका तरीका है कि वो स्मेल के ज़रिए वो देखते हैं कि भाई हम किस जगह पे हैं, जो लोग हमारे पास हैं वो कौन है। तो ग्रॉसरीज़ करके वापस आओ तो हाथ में जो थैले होते हैं उनको ये लोग बहुत स्मेल करते हैं और बाकायदा घुस जाते हैं उनके अंदर। यार ये पता नहीं क्या माजरा है, मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ मुझे बहुत नींद आती है। अभी नींद क्यों नहीं आएगी, रात के 12 हो रहे हैं। रात के 12 का मतलब है रात का 1 हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने घड़ी को 1 घंटा पीछे कर लिया था। तो गाइज़ ये है कल का व्लॉग। मैं एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रही थी लेकिन बीच में ये हो गया कि भाई खाना क्या खाना है, कुछ भी नहीं था खाने के लिए। तो नेतन को मैंने वो मेरे एक काम के ऊपर काम कर रहा था तो मैंने कहा कि यार चलो अभी एग्ज़ाम का जो है मैंने अच्छा खासा स्टडी कर लिया है, चलो अब ज़रा खाना बना लेते हैं। तो मैंने नेतन से पूछा कि क्या बनाऊँ, कुक्कड़ बनाऊँ पाकिस्तानी स्टाइल में। कहता है हाँ कुक्कड़ बनाओ, फिर पराठे के साथ उसको मैं खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है बनाती हूँ। तो गाइज़ ये फिर मैंने कुक्कड़ हम लोगों के पास पड़ी हुई थी। इसको जो है स्ट्रिप में मैंने काट दिया क्योंकि नेतन ने 7 बजे सोना होता है और उसने सुबह 3 बजे उठना होता है। सुबह मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग। तो फिर मैंने कहा कि इसको बस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे, लेकिन फिर भी उसमें अच्छा खासा टाइम लग गया। मेरे पास थोड़ी बहुत ही चीज़ें थी। अदरक था, लहसुन था और प्याज तो ऑब्वियसली था, शुरू में मैंने डाला था। तो बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे ये करते हुए क्योंकि कितने दिन हो गए यार। एक तो देखें गाइस, ये होता है कि आप ना काम करते हो, आप एक्चुअली आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, असाइनमेंटें होती हैं, आप उनके ऊपर बैठ जाते हो एंड यू स्टार्ट वर्किंग। एक तो ये चीज़ होती है। इसके साथ एक और चीज़ होती है कि आपके दिमाग में ये जब से चल रहा होता है कि एग्ज़ाम आ रहे हैं, इस दिन रिटर्न एग्ज़ाम होगा और मेरी असाइनमेंट है और एक मेरा इनकम्प्लीट है। तो मैंने तो बीच में ब्लंडर्स भी बड़े डाले हुए हैं ना अपने लिए, रोले मैंने ख़ुद इन्वेंट करके छोड़े हुए हैं। मेरा अच्छा खासा ग्रेड आ रहा था और मैंने जो था अपनी मेरी हमारी एक सीनियर प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, तो उनका मैं एक सब्जेक्ट मैंने लिया था पूरे 1 साल पहले। ठीक है, तो मैंने उन्होंने मेरा बी ग्रेड आ रहा था। तो वो भी बी ग्रेड भी इसीलिए आ रहा था कि पाइथन का बिल्कुल एंड वाली एक चीज़ करनी थी जो कि मेरे से नहीं हो पाई। और फिर मैंने कहा नहीं मैं पाइथन लर्न करूँगी और मैं ये करूँगी। और फिर मैंने उनको ना कन्विंस किया कि आप मेरे को इनकम्प्लीट दे दो, मैं पक्का पक्का ये करूँगी। यार पूरा साल गुजर गया, जस्ट इमेजिन। 1 सेमेस्टर गुजरा, फिर समर वेकेशन आ गई। समर वेकेशन में भी तो मैं काम ही कर रही थी। बहरहाल जो भी है, मेरी लापरवाही एक बार फिर। लेकिन एंड में आप लोगों को ना एक अच्छी खबर मैं सुनाऊंगी।
मेरा जो पिछला सेमेस्टर था उसमें भी आप लोगों ने ये सुना था कि मैं रो रही थी कि हाय मेरा एक सेमेस्टर सॉरी मेरा एक सब्जेक्ट है वो इनकम्प्लीट है, उसके लिए असाइनमेंट जमा करानी है, मेरे पास कोई दिन नहीं है। यार उस वक्त तो मेरे 3 कोर्सेज़ थे और मेरा रिसर्च असिस्टेंटशिप की जॉब भी चल रही थी। तो 3 सब्जेक्ट और तीनों बहुत मुश्किल थे। और उसके साथ मेरे को एक असाइनमेंट भी लिखनी थी अपने एक सब्जेक्ट के इनकम्प्लीट को हटाने के लिए। तो इस बार ये था कि एक मेरा जो सब्जेक्ट है वो बहुत रिलैक्सिंग है, बाकी मेरे 2 सब्जेक्ट थे जो कि ठीक-ठाक थे। तो कंपैरेटिवली इस बार मेरी सिचुएशन ऐसी ख़राब नहीं थी, तो मैंने फिर वो काम किया भी। उस प्रोफ़ेसर को अभी मैं जो प्रोफ़ेसर का आपको बता रही थी कि इनकम्प्लीट है और उसको साल हो गया। तो मैं जब ओहायो गई थी कॉन्फ्रेंस के लिए, तो फिर मैंने उनको एक असाइनमेंट जमा कराई थी। फिर उन्होंने कहा कि किन्ज़ा हम लोग बात करेंगे। तो वो बेचारी बहुत मसरूफ़ हो गई यार, वो बहुत बड़ी बंदी हैं। अभी मुझे नहीं पता मुझे यहाँ पे डिस्क्लोज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ और हमारा एक बड़ा डिपार्टमेंट है वो उनकी हेड है। और माशाल्लाह से उन्होंने मुझे मेरी कमेटी में होने के लिए उन्होंने हाँ अपनी रज़ामंदी दिखाई है कि वो मेरा जो डिसर्टेशन है उसमें वो मेरी कमेटी की मेंबर होंगी। एंड ये बहुत अच्छी बात है, आप की कमेटी के मेंबर्स अगर सख्त मेंबर्स हों और सीनियर मेंबर्स हों, इसका मतलब हमेशा ये होता है कि आप का जो काम है वो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि वो सब देखेंगे आपके काम को एंड दे विल एक्सपेक्ट, और फिर वो अपने मयार के हिसाब से आपको बोलेंगे कि ऐसा करो ऐसा करो। खैर पाकिस्तान में तो ये किस्सा बिल्कुल उलट होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के एक बहुत सीनियर इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरे सुपरवाइज़र बन जाएँ, तो उन्होंने बोला तुम एमफिल लेवल पे आ गई हो, तुमको क्या ज़रूरत है सुपरविज़न की, तो तुम अपना खुद करो, तुम अपना एमफिल का सारा रिसर्च खुद करो। मैंने कहा हाय एमफिल में आ गई हूँ क्या मैं मतलब क्या हो गया है, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। उसने मुझे सीरियसली बोल दिया खुद अपना करो, काम मेरे पास लेके आना, एंड में मैं साइन कर दूँगा। यार ऐसे कैसे काम होते हैं। बहरहाल ये कभी मुझे चीज़ समझ नहीं आई, मेरे को मेरे टीचर्स चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बहुत चिच्चड़ किस्म की स्टूडेंट हूँ। मैं सुनती हूँ, बात करती हूँ, अपने टीचर से समझती हूँ और उसके बाद मैं उनके सजेशंस के ऊपर काम करती हूँ। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि यू नो आई एम अ बैड स्टूडेंट। तो उन्होंने बोला कि मैं तुमको बिल्कुल कुछ भी ना नहीं हेल्प करूँगा। अच्छा तब तक ये थोड़ा सा गाना सुन लो। व्हाट मिनी। ओके गाइज़, ये वाली स्टोरी मैं आप लोगों को किसी और व्लॉग में बताऊँगी। मुझे बाकायदा अपने सुपरवाइज़र के लिए लड़ना पड़ा एंड शी वाज़ वर्थ फाइटिंग फॉर, बिकॉज़ उनकी वजह से मेरे को सारा रिसर्च आया और आज दिन तक मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। मेरी सुपरवाइज़र बहुत अच्छी थी हैं और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मदद की थी। बहरहाल अभी हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे हाँ किया है, लेकिन इतनी कोई मैं एक्टिव नहीं रही हूँ। तो उन प्रोफेसर को मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे। अभी मैंने उनको एक आइडिया जमा कराया कि यार ये काम हो सकता है, तो उनको अच्छा लगा। लेकिन ज़ाहिर बात है फीडबैक उन्होंने दिया कि हमें एक इन डेप्थ स्टडी चाहिए और हमें डिटेल्ड वर्क चाहिए, जिसके ऊपर ज़ाहिर बात है मैं काम करूँगी। उन्होंने मुझे कहा कि ये कॉन्सेप्ट्स तुमने यहाँ पे इनका नाम लिया है तो यू हैव टू एक्सप्लेन दैम मोर। मिसाल के तौर पर आप अगर बोलते हो ट्राइबल वुमेन तो यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट ट्राइबल वुमेन इज़। अगर आप बोलते हो कि यार नो मेडिज़म, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी रिसर्च को रिफ़ाइन करती हैं। तो अब गाइस 2 बंदियाँ तो मेरे पास हैं, अब मेरे को कम से कम 3 चाहिए। अब मैं देखती हूँ या तो मेरा जो रिसर्च कमेटी होगी उसमें या तो फिर 3 लोग होंगे या तो फिर 4 लोग होंगे। मेरी जो मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी की आखिरी क्लास हुई थी उसमें मैंने उस प्रोफेसर को बोला कि मैं ना कल्चरल डिटर्मिनेंट्स के ऊपर काम करना चाह रही हूँ। तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप मुझे मदद करेंगे इवन दो आई एम नॉट योर स्टूडेंट। उन्होंने कहा बिल्कुल, मुझे ईमेल शूट कर देना
तुम्हें जो भी मदद चाहिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैंने कहा चलो दैट इज़ गुड। फिर उन्होंने फ़र्दर मुझसे पूछा व्हाट्स योर टॉपिक, व्हाट्स योर एरिया। टॉपिक तो खैर एंड में आएगा, व्हाट्स योर एरिया, किस चीज़ में इंटरेस्ट है तुमको। तो उन्होंने कहा दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और मैं खुश हो गई और उन्होंने कहा बिल्कुल मैं मदद करूँगा। फिर उन्होंने ये भी पूछा तुम्हारी कमेटी में कौन कौन है। तो हो सकता है मैं उनको रिक्वेस्ट कर लूँ कि वो मेरी कमेटी का हिस्सा बन जाए। अच्छा, ही इज़ फ्रॉम मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी बैकग्राउंड, तो वो एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर, सोसाइटी और ह्यूमन बॉडी एनाटमी और डिज़ीज़, इलनेस, डायक्रॉनिक डिज़ीज़, इस तरह की चीज़ों में उनकी एक्सपर्टीज़ है। उनको बहुत अच्छा लगा मेरा एरिया। यार आखिरी जो बंदी है ना, उनका नाम है अभी मैं उनके साथ क्लासेस भी ले रही हूँ। उनका मुझे फ़र्स्ट नेम अभी याद है, शी इज़ फ्रॉम टर्की। सो उनका पहला नाम है डॉक्टर आज़लम। और वो बहुत मतलब बहुत कमाल चीज़ है। तुर्की से वो यहाँ पे आई, उन्होंने यहाँ पे पढ़ा। अब नाउ शी सेटल्ड हियर, शी वर्क्स एट आवर कैंपस। तो वो मतलब सेलिब्रिटी हैं, वो ऐसी चीज़ है। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं ओहायो में गई थी अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए। मुझसे ना एक बंदे ने बहुत अच्छे सवाल पूछे। उस बंदे ने मुझे, वो यूएनटी का अलमनाई आया था, उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा क्या इरादा है, इसके बाद क्या करोगी, पीएचडी के बाद क्या करना है। तो मुझे कहा कि तुम यहाँ पढ़ाना चाहोगी यूएनटी में। तो मैंने कहा नहीं। अक्सर क्या होता है कि जो पीएचडी के लोग होते हैं ना, उनके बारे में हमें यही गुमान होता है कि वो प्रोफेसरशिप में जाएंगे, टीचिंग करियर में जाएंगे। तो मैंने उन्हें कहा नहीं, मेरे को ना ये जो रियल लाइफ इश्यूज़ हैं, मुझे इनको सॉल्व करने का बड़ा मन है। मुझे इंसानों के साथ काम करने का शौक़ है। और इंसान जो मेरे अपने मुल्क के जो अंडर डेवलप्ड लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, मैंने कहा मेरे को ऐसी चीज़ों में काम करने का बड़ा मज़ा आता है। अब यार यहाँ पे मैं काम करूँ, मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी में फॉर इंस्टेंस मैं काम करूँ, तो वो सारे यहाँ के बच्चे हैं। मुझे वो वाली फीलिंग नहीं आती कि मैं सर्व कर रही हूँ। और ये हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है। अगर कोई कर रहा है वेल एंड गुड, अगर कोई कहता है यार मेरे को ऐसे करना है, तो ठीक है, फिर उसको वैसे करना है। तो उस बंदे ने मुझे बोला कि तुम्हारी तैयारी क्या है, तुम किस तरह के सब्जेक्ट्स ले रही हो। अगर तुम्हें इस तरह की फील्ड्स में काम करना है तो तुम्हारे पास एजुकेशन भी वैसी होनी चाहिए और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मैंने कहा यार दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। उस वक़्त से मैं सोच रही थी। फिर मैंने कहा यार ये एक बंदी है ना, मैंने इसके साथ इसका एक टॉक था। ये ना एक कीनोट स्पीकर की तरह यूनिवर्सिटी में एक इवेंट था, उसमें इसने बात की थी यार। एंड में क्या हुआ, सब ने इसको स्टैंडिंग ओवेरविशिंग दी। और स्टैंडिंग ओवेरविशिंग बोलते हैं ना, खड़े हो गए सब इसके लिए और सब ने तालियां बजाई। पता नहीं कितने मिनट तक तो ताली वो लोग बजाते रहे। तो बहुत ज़्यादा कमाल बंदी। मैंने कहा यार इसके साथ ना क्लासेस लेते हैं। मैंने माइनर के लिए भी मैंने जानकारी हासिल की थी कि अगर मैं एक माइनर करती हूँ यहाँ पे, तो लेकिन माइनर का ये था कि अंडर ग्रेड के लिए वो है। तो अब मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ, तो खैर उसको भी अभी देखती हूँ, कुछ ईमेल्स करूँगी। हमारे प्रोफेसर तो इतने इतने नाइस हैं। तो ये बात है गाइस। तो अभी विंटर वेकेशन में हाँ मैं अपने प्रपोज़ल के ऊपर ना देखती रहूँगी, काम करती रहूँगी। हाँ बाकी गाइस, ये अभी एग्ज़ाम के लिए ना मैं वो जो बचपन में हम लोग लिखा करते थे, मैं बिल्कुल वैसे मैंने चीज़ें की कि पेपर लाया, फुट्टा लाया और पेन उठाए। यार जब मैट्रिक का टाइम था तो वो इतना अच्छा टाइम था कि आप क्या करते थे, हाशिए लगा के और 2 कलर के मार्कर्स। मुझे बहुत अच्छा लगता था, हमेशा से मैंने ऐसे किया कि मुझे हेडिंग के लिए, टाइटल्स के लिए मुझे मार्कर चाहिए था। और नीचे जो कंटेंट या जो कि बॉडी उसको बोलेंगे, वो लिखने के लिए बॉडी नहीं बोलेंगे यार, कंटेंट बोलेंगे। बॉडी इज़ लाइक द एक्सप्लेनेशन, जो डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी चीज़ के बारे में। सो वो बीच का हिस्सा होता है। अच्छा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि एक मार्कर हो, ठीक है, ब्लू कलर का मार्कर हो और नीचे जो है जो छोटा सा पेन, छोटी सी निब होती है, उससे उसका नाम कंटेंट लिखना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। या तो फिर काले रंग का मार्कर हो, ब्लू कलर से आप कंटेंट लिखो। तो मुझे हेडिंग्स देना बहुत पसंद था, पता नहीं क्यों। मैंने बीएड के एग्ज़ाम्स दिए थे और मुझे याद है मैं यार मेरे ख़्याल से 12 पेपर थे, 14 पेपर थे।
हाय! उसके बीच में एक-एक दिन गैप होता था। मैं सुबह से अपने नाश्ता करने के बाद हमारा बैठक होता था, वहाँ पे मैं बैठ जाती थी। सुबह से लेके रात तक नेक्स्ट डे फिर उसकी रिवीजन करना और फिर ना किताब के ऊपर हेडिंग्स लिख देना सारी, सॉरी कॉपी के ऊपर कि ये हेडिंग्स है। मैं कहती हेडिंग लिख दो, अंदर का कंटेंट याद आ जाएगा। तो मेरी वही सारी यादें पुरानी हो गई, नॉस्टैल्जिया हो गया, फुट्टा भी उठाया, मार्कर लाए और इसने मुझे मदद किया, बिल्कुल मदद किया। तो गाइस आगे के लिए मैं होपफुल हूँ। बस अब इट्स लाइक नाउ और नेवर। अभी डिसर्टेशन के अंदर हाथ डालना पड़ेगा क्योंकि 3.5 ईयर मेरे को हो गया है। और 3.5 इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने एक लैंप वो जो फेलोशिप होती है उसमें मैंने अप्लाई किया था और वो एक्सेप्ट भी हो गई थी। तो मेरे को लैंप का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो वो एक एडिशनल चीज़ हो जाएगी, आपका जो है सीवी अच्छी बनेगी, प्रोफाइल अच्छा बनेगा। लेकिन अब मेरा मन है कि मैं ना इस बंदी के साथ राब्ता करूं, ये जो डॉक्टर आज़लम का मैंने आप लोगों को बताया, उससे फिर ये होगा कि आपको ह्यूमन राइट इश्यूज़ और वुमेन राइट और इन सब चीज़ों के बारे में ना अच्छे से जानकारी होगी। तो ये हालात हैं गाइस, साथ रहिएगा। अगले सेमेस्टर आप लोगों को मैं अपने साथ रखूँगी इंशाल्लाह रोज़ाना व्लॉगिंग करूँगी। अभी भी व्लॉगिंग कर रही हूँ, कल मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, आप लोग साथ आइएगा। खुदा हाफ़िज़।